बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, जंगल का बादशाह और पाकिस्तान का शेर इस वक्त अडयाला जेल में कैद है। और ये जो जंगल का बादशाह है, पहली मर्तबा इमरान खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्हें पैगाम दिया। और फिर राय साहब, पहली मर्तबा ये हो रहा है कि ये ऑफिशियल अकाउंट से ट्विटर के इसे ट्वीट किया गया। पाकिस्तान में तो खैर एक्स जो है ट्विटर बंद है, लेकिन ये पूरी दुनिया में देखा गया, पढ़ा गया और अब इसके ऊपर बात भी हो रही है। और इससे पहले पाकिस्तान के मीडिया ने, खासतौर पे एक्सप्रेस न्यूज़ ने, आर्मी चीफ का नाम लेकर उस पूरी खबर को रिपोर्ट किया जो खान साहब ने आर्मी चीफ का नाम लेकर सहाफ़ियों से जो उन्होंने गुफ्तगू की थी। अब खान साहब ने क्या कहा है अपने इस पैगाम के अंदर, जो उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए दिया है। यहाँ जंगल का कानून है। भावल नगर में ताकतवर ने फेंटी भी लगाई और माफी भी मंगवाई। जंगल के कानून के बाइस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो जाते हैं और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा दे दी जाती है। ऐसा फिर उन्होंने एक और भी जो बात कही है मीडिया से कि जंगल का बादशाह का नाम लिया तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई। भावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस की फेंटी लगाई गई। बादशाह वायसराय ने कहा कि हमारे भाई हैं, ऐसा सुलूक भाइयों से भी गुलामों से भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। अब राय साहब, कुछ सवालात हैं। एक तो इमरान खान का इशारा किसकी तरफ है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यकीनन। और फिर ये जो जंगल का बादशाह है और फिर पाकिस्तान का शेर अडयाला जेल में कैद, ये एक तरह से आमने सामने आ गए। क्या मफाहमत का रास्ता आपको नजर आता है या रुक गया, या फिर पावर टॉक्स टू पावर वाली जो बात है, ये इस पूरे ट्वीट के ऊपर, इस पूरे पैगाम के ऊपर, इस पूरी गुफ्तगू के ऊपर जो है वो बेहतरीन तरीके से सेट बैठता है। पावर टॉक्स टू पावर। आपने इमरान खान को अंदर कर दिया, सजाएं दे दी, मैंडेट आज भी इमरान खान का है। राना सनाउल्लाह जैसे लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजल रहमान, तमाम लोगों को चलकर इमरान खान के पास जाना चाहिए और मुल्क के लिए बात करनी चाहिए। ये मोहब्बत इमरान जो एक तरह से जागना, आपको क्या लगता है कि ये कुलिया यहाँ पर भी लागू हो रहा है साहब कि पावर टॉक्स टू पावर? जो हारे हुए लोग हैं, जिनके पास मैंडेट नहीं, वो ये समझते हैं कि हमने सब कुछ, यानी सियासतदान ये समझता है कि हमने सब कुछ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर रखकर उनकी मदद से किया, आज हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। या फिर आप ये समझते हैं कि दोनों कॉरिडोर्स जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो ये उन्हें इमरान खान से बात जो है वो करनी पड़ेगी, इसीलिए खान साहब जो है वो तोपों का रुख पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं ताकि वहाँ से भी बातचीत हो और यहाँ से भी बातचीत जो है, खैर वो तो उन्होंने एक तरह से चिट्ठी डाली दी, अर्जी पेश कर दी है खान साहब के सामने। देखें हाशमी साहब, एक तो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय इस मर्तबा इमरान खान साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया। जो आपने कहा कि एक अखबार ने अपनी वेबसाइट पर और एक चैनल ने अपनी वेबसाइट पर इस पूरी टॉक को, इमरान खान साहब की टॉक को एज इट इज़ शाया किया, तो इमरान खान साहब की इस टॉक के 3 जुमले ऐसे हैं और 3 इंकशाफात ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। और अगर एक आधे चैनल ने अपनी वेबसाइट पर, यानी चैनल पर तो नशर नहीं किया, लेकिन अगर अपनी वेबसाइट पर शाया किया है तो उसको भी डाउन प्ले किया है। अब वो 3 जुमले इमरान खान साहब के क्या हैं, ये भी सुनने चाहिए, क्योंकि इस खबर के अंदर भी एक खबर छुपी है। एक तो इमरान खान साहब का जो जज से मुकालमा हुआ है, नासिर जावेद राना, इस मुकालमे के दौरान असल में इमरान खान साहब ने जज साहब को आगाह ये किया कि मेरी अहलिया की तबीयत ख़राब है और डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक जो प्रेस्क्रिप्शन दी गई थी और जो टेस्ट रिकमेंड किए गए थे वो टेस्ट नहीं करवाने दिए जा रहे।
उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 6 साल से बुशरा बीबी साहिबा बीमार नहीं हुई, लेकिन पिछले 4 हफ्ते से वो मुसलसल बीमार हैं, लेकिन उनका तिब्बी मुआयना नहीं होने दिया जा रहा। मेरी अहलिया की सेहत के मामलात सीरियस हैं, इनके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। अब यहाँ से फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक कुछ जुमले कहे। इमरान खान साहब ने इसके बाद यानी बुशरा बीबी साहिबा को जैसे ज़बरदस्ती सब जेल में रखा गया है और उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त के बावजूद उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल नहीं किया जा रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस दरख्वास्त पर अब तक कोई फैसला नहीं आया। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि इस सब के पीछे कौन है। इमरान खान साहब के अल्फाज ये थे कि ये सब ISI आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कहने पर कर रही है और फिर उन्होंने ये अल्फाज भी बोले कि मैं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा, हुकूमत से ख़तरा है और हुकूमती डॉक्टरों पर हम एतमाद नहीं कर सकते। अदालत डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी साहिबा का मुआयना करवाने का हुक्म दे और अदालत डॉक्टर आसिम को तलब करके उनसे बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक राय ले। अब हाशमी साहब उसके बाद 2 और फिक्रे जो इमरान खान साहब ने इस मीडिया टॉक के अंदर कहे, वो 2 फिक्रे भी बड़े अहम थे। एक तो जो आपने कहा कि जंगल के बादशाह से इमरान खान साहब की क्या मुराद थी। तो किसी भी महज़ब माशरे में, किसी भी जमहूरी माशरे में, यहाँ तक कि ऐसे माशरे जो कि नीम जमहूरी हैं या जहाँ पर मार्शल लॉ अमली तौर पर नाफिज हुआ है, वहाँ भी उस मुल्क के बादशाह अवाम होते हैं और अवाम की राय का एहतराम किया जाता है। अब यहाँ पर चूँकि 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत पर असर रसूख है और जब बहुत सी फ़ौजी क़यादतों की ब्रीफिंग्स मैंने और मुझ जैसे दीगर सहाफ़ियों ने आमने सामने बैठकर अटेंड की, जिनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी शामिल थे, तो उस वक्त हमें यही बताया गया कि शरीफ ख़ानदान ने इतनी करप्शन की और आसिफ अली जरदारी ख़ानदान ने कि अगर हमारा असर रसूख ना हो सियासत के ऊपर तो ये दोनों करप्ट ख़ानदान इस मुल्क की हड्डियाँ भी निचोड़ कर खा जाएं। यानी जो एक जवाज़ पेश किया जाता रहा है इस्टेब्लिशमेंट के सियासत के ऊपर असर रसूख का, वो जवाज़ इन दोनों ख़ानदानों की करप्शन पर मबनी और मुश्तमिल है। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है ना कानून की, कर्ज लेने से मईशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि जो हल्के ये देखना चाहते हैं कि इमरान खान परेशान हो, तो उनको मैं बता दूं कि वो कभी भी मुझे परेशान नहीं देख सकेंगे। ये हमेशा उनका ख्वाब रहेगा कि वो मुझे परेशान देखें। अब उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इमरान खान साहब का जो एक और फिक्र है जिसको डाउन प्ले किया गया है या जिसको नशर नहीं किया गया, उसमें इमरान खान साहब ने ये भी अल्फाज बोले कि ताकतवर ने जब एक को फेंटी लगाई, यानी बावल नगर पुलिस को फौज के जवानों ने फेंटी लगाई, तो IG पंजाब भाग गया। IG पंजाब ने अपने पुलिस वालों को कसूरवार करार दे दिया क्योंकि इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून नाफिज किया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं जनरल आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज इमरान खान साहब के हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नवाज शरीफ के केसेस माफ़ हुए, तो ये केसेस जंगल के बादशाह ने माफ़ किए। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने एक और दिलचस्प बात भी की। उन्होंने कहा कि असल में जब मैंने पिछली मीडिया टॉक के अंदर जंगल के बादशाह का नाम लिया, क्योंकि पिछली मीडिया टॉक में भी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से 4-5 जुमले बोले थे बड़े तल्ख किस्म के। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैंने जंगल के बादशाह के मुतल्लिक बात की तो उसके बाद अब एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। उसके बाद एक माइक और एक कैमरा जो है वो नस्ब कर दिया गया। सहाफ़ियों को अब मुझ तक एक्सेस नहीं दी जा रही।
तो ये नाम नहाद ओपन ट्रायल है। और कुछ सहाफ़ियों ने भी ये ट्वीट्स किए हैं कि अब इमरान खान साहब और सहाफ़ियों के दरमियान शीशे की एक दीवार हाइल कर दी गई है। तो हाशमी साहब, इसका एक मतलब तो ये हुआ कि ओपन ट्रायल जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, तो ये एक तो ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, ना साइफर केस में ना किसी और केस में इमरान खान साहब का कोई ओपन ट्रायल हो रहा है। दूसरा, जो आपने कहा कि जब आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होता है तो तब आपको भी ताकत का मुजाहरा करना पड़ता है। हाशमी साहब, एक तो कुछ हल्के जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पेश की गई किसी ऑफर पर इमरान खान साहब गौर कर रहे हैं। ये एक दो सहाफ़ी जो कि नून लीग के करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया। लेकिन कोई भी सियासतदान जेल के अंदर बैठ के जिसको ये पता हो कि मेरी पार्टी से इंतखाबी निशान भी छीना गया, मेरी पूरी पार्टी के रहनुमाओं को कैद कर दिया गया, मुझे ऐसे केसेस में, जाली केसेस में फंसाया गया है जिनकी जो सज़ा है वो फांसी हो सकती है, तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासतदान ने जेल में बैठकर आर्मी चीफ के मुतल्लिक, सिटिंग आर्मी चीफ के मुतल्लिक इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म के जुमले नहीं बोले। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के इस एक जुमले पर गौर करना चाहिए कि जो लोग मुझे परेशान देखना चाहते हैं ये हमेशा उनका ख्वाब रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब से इंतखाबी निशान बल्ला छीन कर पिछले 250 दिनों से इमरान खान साहब को कैद करके भी जो रिजल्ट हासिल करने के लिए इमरान खान साहब को कैद किया गया था कि इमरान खान साहब कुछ समझौता कर लेंगे, को खौफ का शिकार हो जाएंगे, तो इमरान खान साहब ना खौफ का शिकार हुए ना कुछ समझौता किया। और इसके बावजूद कि उनको पता है कि वो इस वक्त रियासत के रहमो करम पर हैं, ज़ाहिर है जेल के अंदर हैं, और जेल के अंदर खुदा न खास्ता सियासी जो कैदी हैं इस शर्मनाक और फ्रॉड रियासत के अंदर, तो एक तारीख है जेल के अंदर सियासी रहनुमाओं पर तशद्दुद करने की, उनको नुकसान पहुंचाने की, उन पर डायरेक्ट तशद्दुद करने की और इनडायरेक्टली उनके ऊपर कोई कैदियों वगैरह के जरिए तशद्दुद करवाने की। ये पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है। भुट्टो साहब को तो हाशमी साहब फांसी चढ़ा दिया, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। लियाकत अली खान साहब को देखें, कितने पुरस्कार हालत में गोलियां लगी, उनकी शहादत हुई, आज तक नहीं पता चला। फातिमा अली जिन्ना, इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतल्लिक भी बहुत सी ऐसी थीरीज हैं कि उनकी भी जो मौत हुई वो भी बड़े पुरस्कार हालात में हुई। तो इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक मैसेज तो दे दिया है। और ये जो आपने कहा कि ताकत के साथ ताकत के ज़रिए मुज़ाकरात, इसका एक पहलू ये भी हो सकता है, इमरान खान साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुझे कमज़ोर मत समझें, मुझे ये मत समझें कि मैं कोई जेल में बैठा हूँ तो डरा बैठा हूँ, या मेरा मैंडेट अगर छीन लिया गया है तो मैं कोई घुटने टेक दूंगा। मैं, अगर आप मुझे इन बोगस केसेस में जेल में रखेंगे तो मैं बोलूँगा, मैं नाम लेकर बोलूँगा। और जाहिर है कि जब नाम लेकर बोलते हैं हाशमी साहब किसी भी आर्मी चीफ के मुतल्लिक या किसी भी शख्सियत के मुतल्लिक, तो चले टीवी पर तो नहीं चलता, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है ना अब तो एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक का दौर है। मैं सिर्फ टिकटॉक पे देख रहा था इमरान खान साहब की जब भी टॉक होती है, अब इस वक्त ये जो टॉक है सिर्फ टिकटॉक के ऊपर 3 लाख से ज़ायद वीडियोस बनाई गई हैं, 3 लाख से ज़ायद वीडियोस। तो फिर तो आपका जो रवायती टीवी है जहां पर इस किस्म की टॉक्स को रोका जाता है उसकी अहमियत तो सिफर हो जाती है। जो हाशमी साहब तकरीबन अब 2100 के करीब न्यूज़ के वीलॉग्स होते हैं, मज़े की बात यह है कि वो वीलॉग्स जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में होते हैं या नून लीग के हक़ में करने वाले जो सहाफ़ी हैं, अब उन्होंने भी ये लिखा है, अपने कैप्शन में लिखा है कि इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को धमकियां, इमरान खान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम। तो इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बात करने वाले या नून लीग के हक़ में बात करने वाले भी इमरान खान साहब की इस टॉक को या किसी भी टॉक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उनकी टॉक इस तवस्सुस से, यानी वीलॉग्स के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया की ऐप्स के ज़रिए वो पूरे पाकिस्तान तक, पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। तो इसलिए
हर किस्म का हरबा नाकाम हो रहा है। कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि अपनी फ़ौज के मुतल्लिक कोई मनफी बात करे, कभी भी कोई नहीं चाहता। इमरान खान साहब ने भी कई मरतबा ये कहा कि यह फ़ौज भी मेरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने आरिफ अलवी साहब के ज़रिए उनको पैगाम पहुंचाया था कि हम कतन आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हम कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप और फ़ौज जो है वो सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अब वे आउट क्या है? जाहिर है कि कोई भी नहीं चाहता कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हो। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मैंडेट इलेक्शन डे पर साबित हो गया। यानी एक तो यह है कि चले, कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्विटर की पार्टी है, पहले फेसबुक की पार्टी है, ये नून लीग का नैरेटिव था। अब तो इलेक्शन डे पर इस तरह से साबित हुआ है कि इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद लोगों ने वो मुज़िका खेज निशानात, इंतखाबी निशानात ढूंढ ढूंढ कर मोहर लगाकर इमरान खान साहब को जितवाया। तो अगर उस पार्टी को इतना जुल्म उसके ऊपर किया जाएगा, उसको एक तरफ धकेला जाएगा, तो मुल्क तो आगे नहीं जा सकता। तो वे आउट यही है कि जो कुछ हो गया सो हो गया। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, फतह मक्का का मॉडल उन्होंने पेश किया कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान साहब को आप ऑन बोर्ड लें, आप ये कहें कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, इमरान खान साहब तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनको ऑन बोर्ड लें और जो एक आप नया एक सिस्टम लेके आएँ शफाफ इलेक्शन के लिए, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें जिसके अंदर इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर रहें, तो वो एक सूरत है मुल्क को आगे बढ़ाने की। वरना तो किसी सूरत मुल्क आगे नहीं जा सकता। और इस करप्ट टोले के जरिए जिसने पिछले 35 साल में 3 बारियां ली और ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सके, तो ये तो 1 इंच भी हाशमी साहब मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। राय साहब, हमने इससे पहले ना जजों को भागते हुए, डरते हुए, सहमते हुए देखा, लेकिन आज थोड़ा सा फ़र्क पाकिस्तान की अदालती जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ से हमें डिफरेंट टेक का वाइब आई। और 9 मई के मुकदमात की समाअत ना करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त जो है उसे मुस्तरद कर दिया है रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की तरफ से। राय साहब, मलिक आसिफ एजाज इनका नाम है और इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर यह हुक्मनामा जो है वो जारी किया है और अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़मान को हाजिर होने की हदायत करते हुए हुक्मनामा जारी किया कि आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाएगी और दोनों तरफ से दलाइल जो हैं वो मांगे गए हैं। जो रेफरेंस जिसका जिक्र किया जा रहा था, अब वो रेफरेंस भी हवा हो गया एक तरह से, और शायद प्रोसिक्यूशन के पास 9 मई के मुकदमात को लीड करने के हवाले से सबूत तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने समझा ये कि अगर हम एक रेफरेंस दायर कर देंगे जज के ख़िलाफ़ तो शायद ये अलग हो जाए और फिर हम अपनी मर्ज़ी के जज के पास इसको केस को ले जाकर लोगों को सजाएं जो है सुना सकते हैं। राज साहब, ये रिलीफ इसे हम कहेंगे या फिर अदालतों के अंदर भी ऑब्वियसली सारे जज बकाऊ माल नहीं होता और जज साहब के इनकार उनके फैसले ने ये साबित किया है। राय साहब देखिए हाशमी साहब, एक तो लाहौर हाई कोर्ट में भी इससे पहले ये हो चुका है कि एक जज जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के कुछ कारकुनों को इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन से पहले तो उनके मुकम्मल तौर पर ही हाथ बंधे हुए थे, तो जब उन्होंने इलेक्शन होने के बाद ये सोचा कि अब तो इन कारकुनों को गिरफ्तार करने का मकसद पूरा हो चुका है, इलेक्शन हो चुका है, तो उन्होंने जब इनको ज़मानतें दी तो वो जो जज साहब हैं उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद उनकी जगह जो जज साहब लाए जाने थे वो कई हफ्ते गुजर गए लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट नहीं लाई गई। अब ये जो जज हैं इनके ख़िलाफ़ अचानक मरीम नवाज़ की हुकूमत एक रेफरेंस ले आई, यानी फेस मरीम नवाज़ की हुकूमत का है, और उन्होंने कहा कि आप 9 मई से जुड़े इन वाक़यात की समाअत ना करें और इन वाक़यात से जुड़े केस की समाअत ना करें। लेकिन जज साहब जो हैं उन्होंने बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी किया शेख रशीद से भी, और शेख रशीद को ये कहा कि आपकी ज़मानत लेना मेरे लिए उल्टा पड़ गया, मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया। लेकिन उसके बावजूद ये जो जज साहब हैं एजाज साहब, इन्होंने इसके बावजूद जो मरीम नवाज़ की हुकूमत की ये इस्तदा थी कि ये केसेस ना सुने जाएं, उन्होंने कहा कि ये केस
हो, मैं सुनूंगा, इसकी समाअत भी होगी और अगली कार्रवाई में यानी अगली समाअत में मैं बरियत के मुतल्लिक भी कार्रवाई करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहबान हैं जिन्होंने अदालती फैसलों में ISI के मुदाखलत के मुतल्लिक ख़त लिखा, तो उसके बाद अब मज़ीद जजेस भी ऐसे हैं जिनको कुछ हौसला आया है। कुछ जजेस तो ऐसे थे जैसे कि जस्टिस एजाजुल हसन और लाहौर हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे। तो इस्तीफ़ा देना तो कोई ऑप्शन नहीं होता, डट जाना ऑप्शन होता है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस डटे हैं। और अब इन्होंने भी फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी सी जुर्रत दिखाई है। लेकिन हाशमी साहब, यहाँ पे एक दिलचस्प खबर भी है, क्योंकि मरियम नवाज़ के जो एक कारिंदे हैं इन्होंने बड़ा एक अजीबोगरीब इंकशाफ किया और डायरेक्ट पाक फौज की क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया। यानी ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल शरीफ ख़ानदान ने एक मरतबा फिर शुरू कर दिया है। और मरियम नवाज़ अपने ये जो कारिंदे हैं इनको अक्सर इस्तेमाल करती हैं इस्टेब्लिशमेंट पर हमले करने के लिए, क्योंकि मरियम नवाज़ को अंदर से अभी तक ये बड़ा अफसोस है कि नवाज शरीफ के हक़ में 99.9% धांधली तो करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सके, ज़बरदस्ती उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाना था। तो अब ये मरियम नवाज़ के जो कारिंदे रहे हैं जावेद लतीफ़, इन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में, ये व्यूअर से कहेंगे ज़रा गौर से सुन ले जुमला और उसके ऊपर कमेंट करके ये भी बताएं कि जावेद लतीफ़ के इस बयान पर उनकी क्या राय है। वो कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में शेखोपुरा की 5 सीटों का सौदा किया गया। ये सौदा 90 करोड़ रुपए में हुआ। एक बदनामे ज़माना स्मगलर ने बहुत भारी रकम के एवज़ पाकिस्तान के मुहाफिज लोगों से ये सौदा किया। यानी फ़ौज की जानिब उन्होंने इशारा किया कि फ़ौज के साथ एक स्मगलर ने सौदा किया, फ़ौज को 90 करोड़ रुपए दिए और ना सिर्फ ये कि 5 बंदे जितवाए बल्कि इनके नोटिफिकेशन भी करवाए। हाशमी साहब, जावेद लतीफ़ ये जो बात कर रहे हैं, क्या आज खुद ये बात कर रहे होंगे या नवाज शरीफ की हदायत पर वो फ़ौजी की आदत पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे होंगे? क्योंकि ये बात कहना कि पाकिस्तान के मुहाफिज लोग यानी फ़ौज ने 90 करोड़ रुपए लिए और 5 लोगों को जितवाया, अगर ये बात PTI के किसी रहनुमा ने की होती तो अब तक उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डालकर उसको फ़ौजी जेल में डाल दिया जाता। तो जावेद लतीफ़ के इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या अब तक कोई एक्शन किया गया है? जिस वक्त अब हम प्रोग्राम ये सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक तो इस पे किसी एक्शन की कोई इतला नहीं आई। अब उसके बाद ये राना सनाउल्लाह जो हाशमी साहब जो बड़े बौखलाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, अब इनकी भी एक वीडियो वायरल हुई है बड़ी दिलचस्प। और इस वीडियो के पहले हिस्से में इनको चूँकि वज़ीर दाखिला ना बनने का बड़ा दुख है, तो इस वीडियो के पहले हिस्से में ये कह रहे हैं कि असल में अगर मैं पार्लियामेंट में पहुंच जाता तो फिर मोहसिन नकवी साहब किसी भी सूरत वज़ीर दाखिला ना बनते, अगर उनको कोई ऑफ़र भी करता तो वो इस ऑफ़र के करीब तक ना आते। मोहसिन नकवी साहब बहरहाल एक कामयाब इंसान है। राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं कि पहले उनका दिल आया कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। फिर उनका दिल आया कि वो PCB के चेयरमैन बन जाएं, उनको PCB का चेयरमैन बना दिया गया। और अब उनका दिल आया कि वज़ीर दाखिला बना दिया जाए तो उनको वज़ीर दाखिला बना दिया गया। तो वो तासुर ये दे रहे हैं कि सारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, लेकिन असल में वो अपनी एक तो नाकामी जो उनको हुई है इलेक्शन के अंदर, और दूसरा उनको जो वजारत दाखिला के वो ख्वाब देख रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने पहले भी PTI के लोगों पर जुल्म किया, तो वो अपनी खिफ़त मिटा रहे हैं। और ये अब आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए वो अब इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब इसके अंदर राना सनाउल्लाह ने एक और बड़ी मज़ेका खेज बात की और ख़ुद अपने राज भी खोल रहे हैं। अल्लाह अलग हैं, क्योंकि ये इमरान खान साहब के दुश्मन अब आपस में लड़के अपने राज खोल रहे हैं। तो वो मज़ेका खेज बात उन्होंने ये की कि चूँकि अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए अब अवाम हमसे ये तवक्को भी ना करे कि हम को डिलीवर करके उनको कोई रिलीफ देंगे। ये क्या हाशमी साहब दीवानगी है, बोंगी है, बौखलाहट है, ये क्या है? अगर अवाम ने आपको वोट नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि अब हम अवाम को डिलीवर करने के पाबंद नहीं हैं, तो आपने हुकूमत क्यों ली?
आप हुकूमत ना लेते, आप अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते, आप कहते कि वोट इमरान खान साहब को मिला है, हम ये हुकूमत नहीं लेंगे। हुकूमत के मज़े भी ले रहे हैं, करप्शन का लूट मार भी का बाजार भी गर्म कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं साथ कि हम किसी भी सूरत अब डिलीवर करने के लिए पाबंद नहीं हैं। अब हाशमी साहब, ये जो अताउल्ला तारड़ हैं, जिनको एक मखसूस लक़ब से पीटीआई के लोग पुकारते हैं, यानी मैं और आप नहीं, अब उन्होंने जावेद लतीफ़ और इसी तरह राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक ये स्टेटमेंट दे दिया है, जैसे ये ISPR के तर्जुमान पहले भी बने थे। जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक बात की थी तो इन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, और ये चूँकि खुद हार गए हैं तो इसलिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो है ये नून लीग के अंदरूनी हालात क्या हैं, और नून लीग के जो लोग हारे हैं, यानी जो जिनको धांधली के बावजूद नहीं जितवाया जा सका, उनको असल में अफसोस ये है कि जब इतना बड़ा जुर्लू आपने फेर दिया, जब नवाज शरीफ 70,000 वोटों से हारे हुए उनको जितवा दिया, जब ओन चौधरी जो 1 लाख वोटों से हारे हुए थे उनको जितवा दिया, तो हमें भी इस जुर्लू में जितवा देते। हालांकि इस जुर्लू में जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह को भी जितवाने की कोशिश की गई, लेकिन लीड इतनी ज़्यादा थी कि ये नहीं जीत सके। तो इसलिए अब ये अपनी पार्टी के भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी राज खोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो है अब इंक्वायरी खुल गई है, और फैज़ हमीद साहब, इससे पहले आपको याद होगा कि शौकत सदीकी केस, उसमें इन्हें काफ़ी टफ टाइम मिला, और फिर उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि जो फैज़ाबाद धरना, उसमें भी इन्हें एक तरह से क्लीन चिट मिली। लेकिन अब इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, और अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर यह इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई है, जो मेजर जनरल साहब जो हैं इसकी सरबराही कर रहे हैं। अब फैज़ाबाद धरने से आप निकले हैं तो सोसाइटी केस पे आप अटक गए। राजा साहब, ये इनके भाई भी इस वक्त जो है वो एंटी करप्शन गिरफ्तार हैं, और उन पर ज़मीनों की गलत अलॉटमेंट और इसके साथ साथ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने के हवाले से इल्ज़ामात हैं। और काजी फायज़ ईसा साहब की दरख्वास्त जो उन्होंने फ़ैसला जब दिया था तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जो दरख्वास्त गुजार है वो अफवाज पाकिस्तान यानी मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू इस हवाले से कर सकता है। अच्छा, ये तो बात हो गई। राजा साहब, दूसरा जो मामला है वो है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन राजा साहब जा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि शायद जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई वो ये समझते हैं कि इन्हें शायद जाने नहीं दिया जा रहा, और उसकी एक वजह ये भी है कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए तो पार्टी का क्या होगा। वो बेटी को पंजाब में अकेला नहीं छोड़ना चाहते, पार्टी को दोबारा से ऑर्गेनाइज करने की बातें हो रही हैं। हैरानगी की बात राय साहब ये है कि नवाज शरीफ, जिसके नाम पर मुस्लिम लीग नून उसकी अपनी जमात है, वो पार्टी की सदारत लेने के बारे में सिर्फ अभी सोच रहा है और इस हवाले से मशवरा किया जा रहा है। इरफान सदीकी साहब ने बात ये कही कि वो जब लंदन में हम थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते थे। हालांकि ये सफ़ेद झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान को नवाज दो। फिर इरफान सदीकी साहब ने ये बात कही कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक आलमी रिकॉर्ड की तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो आज वो आलमी रिकॉर्ड कहाँ पर गया, उन्हें नज़र नहीं आया, और आज ये जो बात कर रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते थे और पार्टी की सदारत संभालने की बात जो है वो कर रहे हैं। पार्टी की सदारत संभालने से क्या मुल्क ठीक हो जाएगा राय साहब, कि पार्टी भी ठीक नहीं होगी? अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा जुमला है नून लीग का कि पार्टी का क्या बनेगा। यानी नवाज शरीफ अगर चले जाएंगे तो पार्टी का क्या बनेगा? नवाज शरीफ लंदन से आए एक डील के तहत, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ा, इमरान खान साहब से इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया, सारी क़यादत को जेल में डाल दिया। उसके बावजूद नवाज शरीफ अपनी दोनों नशस्तें हार गए, और कुल मिलाकर नून लीग असल में फॉर्म 45 के मुताबिक 17 नशस्तें जीती, और लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो सिर्फ 2 नशस्तें जीती। तो पार्टी का क्या होगा, इसके ऊपर तो मीम बनने चाहिए। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं तो नून लीग का क्या असर हुआ है, क्या असर हुआ है नून लीग का? तो ये कहना कि नवाज शरीफ चले गए तो पार्टी का क्या होगा, पार्टी का इससे पहले क्या हुआ है? तो एक तो नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है वो 0 पर जा चुकी है।
लोगों ने उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और अब शरीफ ख़ानदान के साथ लोगों का सियासी इख्तलाफ सियासी नफरत में बदल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला है। अब जो आप कह रहे हैं कि ये नून लीग की सदारत हासिल करने के लिए दोबारा से ये खबर लॉन्च करवाई गई है, ये असल में मरियम नवाज़ की शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत है। क्योंकि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं, बतौर सहाफ़ी मैं भी, दीगर सहाफ़ी भी, कि वो ऊंट जितना कीना रखती हैं। उनको ये बात किसी भी सूरत कबूल नहीं है कि शहबाज शरीफ क्यों प्राइम मिनिस्टर हैं। जब इतनी बड़ी धांधली हुई थी तो शहबाज शरीफ को नहीं, नवाज शरीफ को क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थी, इसलिए नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। तो मरियम नवाज़ ये चाहती हैं कि इस मरतबा तो धांधली के ज़रिए शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, तो अगली मरतबा अगर धांधला किया जाए, हालांकि अगली मरतबा तो धांधले के ज़रिए भी इमरान खान साहब को हराना नामुमकिन होगा, क्योंकि 1 करोड़ वोटर, नया नौजवान वोटर ऐड हो जाएगा। तो वो ये चाहती है कि नून लीग की सरबराही के तौर पर नवाज शरीफ सामने और सदर बन जाएं, ताकि उनकी कोई अहमियत हो। क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ की जो अहमियत है सियासी, वो रिड्यूस होकर वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक रह गए। वो तंदूर पे रोटियां चेक कर रहे हैं। हाशमी साहब, नवाज शरीफ जो है वो तंदूर पे रोटियां चेक कर रहे हैं। इस लेवल पे उनको लाया गया है कि आप चलें तंदूर की रोटियां चेक करें। तो इसलिए इस किस्म की खबरें लॉन्च करवाई गई हैं और नवाज शरीफ की कोई मकबूलियत नहीं है कि उसकी वजह से नून लीग को कोई सहारा मिल जाएगा। नवाज शरीफ की वजह से तो पार्टी मजीद डूब गई है। और अब तो मैं एक आलमी मीडिया की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि ये शरीफ खानदान का आखिरी इक़्तिदार है, इसके बाद शरीफ खानदान कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेगा। बहुत शुक्रिया एहसन। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपनी कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।